रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से 2014 के बाद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है हमारे भारत देश के अंदर, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कभी संविधान पर, कभी संविधान में दिए गए हमारे जो नागरिक हैं उनको जो उनके अधिकार हैं, और कभी रिजर्वेशन पर आए दिन कोई ना कोई मोदी सरकार के द्वारा जो मंत्री हैं या एमएलए हैं या एमपी हैं या समर्थक हैं, किसी ना किसी प्रकार की टिप्पणी करते रहते हैं। इसी प्रकार से एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जो की गई है आरक्षण पर, उसको देखते हुए आज हम अपने देश के वरिष्ठ समाजसेवियों के पास जाकर उनसे इस विषय पर भी जानकारी लेना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट आरक्षण पर या संविधान पर टिप्पणी करता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो हमारे देश के अंदर मठ हैं, मंदिर हैं, जहाँ पर एक ही समाज के लोग आज तक वहाँ पर मठाधिकारी और पुजारी बने हुए हैं, क्या हमारे देश के अन्य समाज के जो लोग हैं, क्या उनके अंदर वहाँ मठाधिकारी और पुजारी बनने का की योग्यता नहीं है क्या उनके पास? और जब सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों पर, जो आरक्षण पर या संविधान पर टिप्पणी कर सकता है, संज्ञान ले सकता है, क्या ऐसी चीज़ों पर भी संज्ञान नहीं ले सकता है जो मंदिर मठों पर जो मठाधिकारी और पुजारी जो एक ही समाज के बैठे हुए हैं, वहाँ पर अन्य समाज के लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए वहाँ पर मठाधिकारी बनने का और पुजारी बनने का? क्या कहना चाहेंगे? आज हम उपस्थित हैं समाज सेवी हरि गौतम विमल जी के पास, और क्या कहना है इस विषय पर। और सर, जिस प्रकार से जो हमारे देश की जो बेटियों के साथ दुराचार भी हुआ था, जो आज भी वो ब्रजभूषण शरण सिंह खुलेआम घूम रहे हैं, आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, इस पर भी क्या संज्ञान ले सकती है सुप्रीम कोर्ट के जज? और जिस प्रकार से जो योगी जी हैं, जो एक मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनका एक छोटा सा एक जो कल एक विधानसभा में जो वार्ता हुई उनकी, उन्होंने जब देखते हुए जो लखनऊ में जो एक परिवार के पास जो लोग परिवारजन जा रहे थे बारिश के अंदर, वो फंस गए, वहाँ पर छेड़छाड़ की गई उनके साथ, जिसमें कि लगभग 15-20 तो गिरफ्तार हो चुके हैं और लगभग उनसे ज़्यादा भी लोग थे वहाँ पर। तो वहाँ पर जब विधानसभा में एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक छोटी सी बात कह रहे थे, जिसमें केवल एक यादव को संकेत किया गया है, मुस्लिम को संकेत किया, जबकि उसमें जनरल कास्ट के लोग भी थे, कुछ वैसे समाज के या अन्य समाज के लोग भी हैं, उनका नाम नहीं लिया। क्या ऐसी जो हरकतें की जाती है देश के अंदर, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज इन चीज़ों पे भी संज्ञान लेकर टिप्पणी नहीं कर सकता? क्या कहना है आज इस विषय पर? देखिए अमित जी, कल जो सुप्रीम कोर्ट का अनुसूचित जाति जनजाति का जो संवैधानिक आरक्षण है, उस पर जो 7 न्यायाधीशों की बेंच के द्वारा जो डिसीजन आया है, डिसीजन में उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति में भी कोटा के भीतर कोटे की उन्होंने व्यवस्था करने का निर्णय दिया है। जिस तरह ओबीसी के रिजर्वेशन में भी कोटा विद इन कोटा का निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसमें क्रीमी लेयर बना के वहाँ कुछ जातियों को और कुछ लोगों को आरक्षण से वंचित कर दिया गया है। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, पूना पैक्ट के माध्यम से 1932 में ये व्यवस्था की गई थी, और आरक्षण देने का जो मुख्य आधार था वो था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के व्यक्तियों का जो सदियों से सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, उसको समाप्त करने के लिए और समाज में उनको बराबरी का स्थान देने के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आरक्षण चाहे शैक्षणिक संस्थाओं में हो, चाहे नौकरी में हो, ये अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण एक जो कम्युनल अवार्ड के द्वारा, जो सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार
ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दलित शोषित समाज को बाबा साहब के प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया था, उसको त्यागने के बाद ये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अब चूँकि वर्तमान समय में भी देश को आज़ाद हुए लगभग 70-72 साल हो गए, परंतु अभी भी अनुसूचित जाति जनजाति का कोई भी व्यक्ति चाहे आर्थिक रूप से कितना ही मजबूत हो, चाहे शैक्षणिक रूप से कितना ही प्रगतिशील हो, वैज्ञानिक हो, बहुत बड़ा वकील हो या कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, उसके साथ आज भी जातिगत आधार पर उसके साथ भेदभाव होता है। तो समाज में अभी भी सामाजिक स्तर पर और शैक्षणिक स्तर पर अनुसूचित जाति जनजातियों के व्यक्तियों के साथ भेदभाव होता है। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं था, ये अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सरकार में प्रतिनिधित्व देने का अधिकार था। परंतु देश की वर्तमान सरकार हो चाहे पूर्व की सरकार रही हो, कांग्रेस शासित सरकार रही हो, इनके द्वारा ये सुनिश्चित नहीं किया गया कि संविधान की 9वीं अनुसूची में यदि इसको आरक्षण के अधिकार को डाल दिया जाता तो शायद ये आज विवाद नहीं होता। तो इसके लिए कांग्रेस की सरकार भी जिम्मेदार है और वर्तमान सरकार तो जिम्मेदार ही है। परंतु जब से आरएसएस के लोगों के द्वारा जो निर्देशित सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जब से देश में आई है, तब से ये इनका हमेशा ये कोशिश रही है कि देश में सांप्रदायिक के आधार पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करना और उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर पर उत्पीड़न करना। साथ ही अनुसूचित जाति में जो प्रोग्रेसिव जातियां हैं, जिन्होंने अपने संघर्ष के बलबूते पर और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का अनुपालन करने के पश्चात जो तरक्की की गई है, तो ये मनवादी सोच के लोगों को ये पच नहीं रहा है। ये विभिन्न प्रकार से किसी न किसी तरह से षड्यंत्र करके इन लोगों की आर्थिक प्रगति को और सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति को समाप्त करना चाहते हैं। चाहे ये लोग कार्यपालिका में बैठे हों, चाहे न्यायपालिका में बैठे हों, चाहे विधायिका में बैठे हों, इनको जैसा ही मौका मिलता है ये इस तरह की घृणित कार्य करते हैं। आपको ज्ञात होगा 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति जो अत्याचार या भेदभाव अधिनियम था, SC/ST एक्ट, उसमें भी उसको मतलब जो डिसीजन दिया था उसको निष्प्रभावी करने के लिए इनका घिनौना प्रयास था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। परंतु समाज के जागरूक लोगों द्वारा, शिक्षित लोगों द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश में जो आंदोलन हुआ और उसमें समाज के 13 युवा साथियों का जो बलिदान हुआ, उसके आधार पर देश की सरकार को विवश कर दिया समाज के लोगों ने कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है SC/ST एक्ट को निष्प्रभावी करने के लिए, उसको संसद में एक विधेयक पारित करके उसको निष्प्रभावी करे। ऐसी स्थितियां पुनः आज जो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से योग्यता के आधार पर नहीं, कोई एग्ज़ाम पास करके नहीं, एक वंशानुगत आधार पर जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए न्यायाधीशों के द्वारा ये बहुत ही गैर संवैधानिक या असंवैधानिक जो निर्णय लिया गया है कि रिजर्वेशन SC/ST के रिजर्वेशन में उपजातियों का वर्गीकरण करके उनको जो वंचित लोग हैं, ज़्यादा गरीब लोग हैं, उनको रिजर्वेशन देने का प्रावधान उन्होंने किया है, डिसीजन दिया है। इसमें मैं भी व्यक्तिगत रूप से और समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी सहमत हैं कि निसंदेह आरक्षण का
लाभ जो है, जो आरक्षण का लाभ है, समाज के सभी व्यक्तियों को तक पहुंचना चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको भी मिलना चाहिए। परंतु ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अंतिम पायदान के व्यक्ति को उनको सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक वो व्यवस्था प्रदान करे, ताकि वो लोग जो है कंपटीशन में आके सरकारी आरक्षण के बलबूते पर अपनी नौकरी या शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण प्राप्त कर सकें। परंतु सरकार की मंशा ये है कि वो अनुसूचित जाति की जो विभिन्न जातियां हैं, उनमें ये वैमनस्य पैदा करना चाहती हैं कि सरकार में बैठे लोग तो करते ही हैं, आरएसएस के लोग करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, कि आपका जो है आरक्षण का जो है हक एक ही जाति या दो जातियों के द्वारा खा लिया जाता है। जबकि उनको ये मालूम नहीं है कि आरक्षण के बचाव का भी कार्य और जो भी गैर संवैधानिक कार्य होते हैं देश में अनुसूचित जाति जनजातियों के प्रति, एक दो जातियाँ ही आगे बढ़कर इसका नेतृत्व करती है और कुर्बानियाँ देती हैं। 2 अप्रैल 2018 की घटना में भी जितने अनुसूचित जाति के 13 जो व्यक्तियों ने कुर्बानी दी, शहीद हुए, वो सब एक ही जाति के व्यक्ति थे। तो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के दूसरे अन्य भाइयों को भी ये सोचना चाहिए कि एक जाति क्यों प्रोग्रेस कर रही है, उसकी तह में जाना चाहिए, न कि दूसरों के बहकावे में आना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि एक जाति कोई प्रोग्रेस कर रही है तो उसका कोई ना कोई कारण है। वो वैज्ञानिक सोच के आधार पर और बहुजन महापुरुषों के विचारधारा के का अनुसरण करके शिक्षा के क्षेत्र में विशेष फोकस कर रहे हैं। वो अंधविश्वास पाखंड से दूर होते जा रहे हैं वैज्ञानिक सोच के आधार पर, और अपने शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने के बाद वो कंपटीशन में आके जनरल जातियों से भी कम्पीट करके सरकार में आ रहे हैं। तो जो ब्राह्मणवादी या मनवादी सोच के व्यक्ति हैं, वो तो चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग की जो विभिन्न प्रकार की 6743 जातियां हैं, इनमें आपस में एका न हो सके। ये जातियों का विभाजन भी उन्होंने इसीलिए किया था कि जो शूद्र वर्ण है उसमें 6743 जातियाँ इसलिए बना दी कि आपस में ये लोग एक नहीं हो सकें। यदि एक हो गए तो उनको राजनीतिक ही नहीं, आर्थिक सामाजिक किसी भी क्षेत्र में उनको मात दे सकते हैं। तो वो आरोप तो लगाते हैं कि देश में फूट डालो राज करो की नीति जो है अंग्रेज़ों ने लागू की, परंतु यह सिद्ध हो चुका है कि फूट डालो राज करो की नीति का जन्म जो है देश के मनवादियों द्वारा ही ये इसका आविष्कार किया गया और इसको लागू भी किया गया दलित शोषित समाज के विभाजन के लिए। तो आज जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस द्वारा, 7 जजेस की बेंच के द्वारा कल जो निर्णय आया है वो गैर संवैधानिक है। इसकी बहुत ही पूरे देश भर के अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति के, इवन ओबीसी के और कुछ जो बुद्धिजीवी साथी हैं जनरल कास्ट के, उनके द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना हो रही है और इस फैसले को गैर संवैधानिक माना जा रहा है। और बहुजन समाज के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग, बुद्धिजीवी लोग, इवन राजनीतिक लोग भी सरकार से, वर्तमान जो केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उससे अनुरोध भी कर रहे हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए 2018 की तरह पुनः संसद के माध्यम से एक कानून बनाया जाए जो इस निर्णय को निष्प्रभावी करे। यदि देश की संसद या सरकार इस तरह का कोई निर्णय नहीं लेती है, SC/ST के जो आरक्षण का जो बचाव नहीं करती है, तो फिर SC/ST के लोगों को ही मैदान में आना पड़ेगा। उन्हें पुनः 2 अप्रैल 2018 की तरह संगठित होकर अपनी एकता का प्रदर्शन करना होगा और इस सरकार को, इस देश की सुप्रीम कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि अब अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो बाबा साहब, ज्योतिबा फूले, पेरियार के वंशज हैं, इतने कमज़ोर नहीं हो गए हैं कि ये मनवादी लोग इन लोगों में फूट डाल के इन लोगों का बिखराव कर सकते हैं।
तो मेरा आज आपके चैनल के माध्यम से देश भर के सभी अनुसूचित जाति जनजाति की सभी उपजातियों के लोगों से निवेदन है कि वो इस निर्णय का अपने स्तर से और एकजुट होकर जैसे ही कोई कॉल आती है इस देश के स्तर पर बड़े आंदोलन की, उसको सब लोग सामूहिक रूप से अपनी एकता का परिचय देकर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का विरोध करें। सुप्रीम कोर्ट के जज जी ने जो टिप्पणी की थी कल कि जिस प्रकार से जो आरक्षण है उसमें कोटे में कोटा होना चाहिए, तो जिस प्रकार से जो कोटे में कोटा या आरक्षण पर जो टिप्पणी करती रहती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज, क्या उनको इन चीज़ों पे भी संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए कि जिस प्रकार से जो हमारे देश के जो मंदिर हैं, बड़े बड़े मठ हैं, जहाँ पर एक ही समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व है उसमें, और जो अन्य समाज के लोग हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इसी सवाल को लेते हुए आप क्या कहना चाहेंगे जो टिप्पणी की गई है? पहले तो अमित वर्षन जी, रेंजर टीवी का बहुत बहुत साधुवाद, जो समय समय पर समाज से संबंधित ऐसे जो ज्वलंत विषय हैं जो समाज को प्रभावित करते हैं उन पर आप निरंतर अपने द्वारा कोई न कोई सवाल उठाते रहते हैं और ये उठाते रहना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि ये बड़े हास्यप्रद फैसले हैं जिसे 5 जजों की बेंच ने आज से 20 साल पहले नकार दिया। उसी फैसले को क्योंकि 5 से ज़्यादा होना चाहिए इसलिए जानबूझकर 7 जजों की बेंच बिठाई और उस 7 जजों की बेंच ने बैठ कर के ये 1 अगस्त को ये फैसला दे दिया कि कोटे के अंदर भी कोटा होना चाहिए, जबकि जो आरक्षण है वो किसी प्रकार से गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। यह आरक्षण इस आधार पर दिया गया था कि सदियों से जिन जातियों को, जिन वर्गों को सवर्ण लोगों ने अपने नीचे दबा कर रखा है, जिन्हें पढ़ने की आज़ादी नहीं दी, जिन्हें संपत्ति रखने की आज़ादी नहीं दी, जिन्हें अच्छा मकान रखने की आज़ादी नहीं दी, उस लिहाज से ये आरक्षण बनाया गया था। अब बात हुई इसकी कि अब वो ये सोचने लगे हैं कि इन समाजों में भी कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो अब ताकतवर हैं या जो शिक्षित हैं या जिन्होंने अच्छे मकान बना लिए हैं, तो ये कौन गारंटी लेगा कि अगर मान लो मैं सर्विस हूँ तो क्या मेरा बच्चा भी सर्विस में रहेगा? इस बात की गारंटी कौन लेगा? अगर आज मेरी जाति को सपोज करो कि उस आरक्षण से निकाल देते हैं, मेरा बच्चा कोई सर्विस नहीं लगा, तो उनकी इनकम क्या होगी? मेरे पास तो 1 बीघा भी ज़मीन नहीं है। हाँ? मैं सर्विस किया, उसके बल पर मैंने अपना मकान बना लिया। अब मेरे 3 बच्चे हैं, ये गारंटी है कि मेरे तीनों बच्चों सर्विस लग जाएंगे? अगर नहीं लगेंगे तो फिर उनका क्या होगा? ये कोर्ट को सोचना चाहिए कि आज आप जिस आधार पर ऐसा कर रहे हैं उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि एक तो ये स्टेट का मसला छोड़ दिया आपने कि स्टेट करेगा। हर स्टेट अपने अपने फ़ायदे के अनुसार करेगा, अपने अपने फ़ायदे के अनुसार करेगा, तो जिसको नुकसान होगा वो फिर दोबारा से आपके पास आएगा, कोर्ट में ही जाएगा। वो कोर्ट में ही जाएगा तो इट मीन्स ये है कि आप अपने लिए हज़ारों केस और बढ़ा रहे हैं। एक तो पहले ही इतने केस बढ़े हुए हैं और फिर इतने केस और बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, ये आज की जो राजनीति है या आज की जो सरकार है, हम ये कह सकते हैं, यह सरकार अपने आप कुछ न करके, क्योंकि हर जगह वोट की राजनीति है, तो इसको भी वोट चाहिए, इस सरकार को भी वोट के द्वारा ही चुना जाता है। हाँ, कुछ यह है कि थोड़ा बहुत बेईमानी कर लेते हैं, ईवीएम वगैरह से लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन फिर भी आना घूम फिर के तो वोट पर ही है। अब जब वोट पर आना है तो सरकार खुद कुछ नहीं करती, मामले को ले जा कर के सुप्रीम कोर्ट को टरका देती है। हाँ जी, जाओ सुप्रीम कोर्ट से, और उधर से किसी न किसी तरह से, चाहे दबाव से, चाहे बहला कर, चाहे फुसला कर या उनको समझा कर, ऐसा कोई ना कोई निर्णय दिला देती है जो कहीं ना कहीं विवादास्पद हो जाता है। अब इसमें आएगा क्रिमिनल।
अब आप एक आदमी को जो वही आटा ख़रीदता है 35 रुपये किलो, मैं भी 35 रुपये किलो ख़रीदता हूँ। मैं भी पैंट अगर जीन्स की ख़रीदता हूँ 700 800 या 1000 रुपये की ख़रीदता हूँ, दूसरा भी वही ख़रीदता है। तो जब मैं बराबर का खर्चा कर रहा हूँ मार्केट में जा कर के, वही ईंट, वही सीमेंट, वही गाला, वही चना, वही मटर, वही दाल, वही तेल, वही डालडा, वही मसाला, अगर मुझे सेम रेट पर मिल रहा है तो मेरा प्रिलिमिनरी 3 लाख कैसे होगा? भाई आप अगर प्रिलिमिनरी ही लगाना चाहते हैं तो देश में बराबर लगाओ ना। गरीब तो गरीब है, फिर गरीब में एक 3 लाख वाला अमीर हो गया, एक 8 लाख वाला का नाम आपके लिए गरीब है, ये कैसे हो जाएगा? हैं? तो ये कोर्ट को अच्छी तरह सोच समझ करके ये सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, हम उसकी इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, इसलिए उसकी हर बात मान्य है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी आप करते जाएंगे। आप एक आदमी को तो 10 रुपये में ही मालदार समझ रहे हो और एक आदमी को 1 करोड़ रुपये लेके भी कह रहे हो गरीब आदमी है। भाई कैसा तुम्हारा न्याय है? हाँ? न्याय तो ये है जो सबको समानता दे, और जब समानता हमको ही नहीं दिखाई दे रही है तो बाकी लोगों को समानता कैसे दिखाई देगी? और समानता नहीं दिखाई देगी तो हम भी कल को कोर्ट में जाएंगे, तो आप कितने केसों को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो, ये भी तो आपको सोचना चाहिए। भाई समाज ऐसी थोड़ी है, समाज हर व्यक्ति से बना है, केवल किसी एक अकेले से नहीं बना। हाँ मानते कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऊपर पहुंच गए, लेकिन उनको ऊपर पहुंचने के लिए समानता तो लाओ। उनको भी 10 लाख का क्रिमिनल बनाओ ना। वो 3 लाख का क्रिमिनल कैसे होगा? जाटव हो गया, कोबरी हो गया, धोबी हो गया, जो भी एससी का हो गया, वो तुम्हारे लिए 2 लाख में अमीर हो गया हैं। और जाट हो गया, पंडित हो गया, गुजर हो गया, वो आपके लिए 10 लाख में भी गरीब है। कैसे गरीब है भाई वो? आप कहीं तो समानता लाओ। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो टिप्पणी गिर दी आरक्षण पर, उसी को देखते हुए आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जज साहब ने जो संज्ञान लिया है आरक्षण पर और उस पर टिप्पणी की, उसको देखते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों पे भी संज्ञान लेना चाहिए? जैसे कि जो मंदिर मठों में जो एक ही समाज के लोग पुजारी और मठाधीश बने हुए हैं, वहाँ पर अन्य समाज के लोगों को भी मौका मिलना चाहिए पुजारी बनने का और मठाधीश बनने का। इन चीज़ों पे भी संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? दूसरा, जिस प्रकार से जो महिला पहलवानों के साथ में जो उत्पीड़न किया गया था, जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा, आज वो खुलेआम घूम रहे हैं, तो इन चीज़ों पे संज्ञान क्यों नहीं लेती है सुप्रीम कोर्ट? क्या कहना चाहेंगे इन विषयों पर? पहले तो मैं आपके रेंजर टीवी ऑफ इंडिया को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सामाजिक बातों को बड़ा प्रबल तरीके से उठाते हैं और समाज के हित में अपनी बात रखने का लोगों को मौका देते हैं। मैं सरकार से यही कहूँगा कि सरकार जितना ये सब मुद्दों को उखाड़ने के बजाय गरीबों की शिक्षा जो दोगुनी बढ़ती चली जा रही है, सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को सस्ती से सस्ती शिक्षा देने की काम करना चाहिए, न कि ये जो पुराने नियम कानून बने हुए हैं उनमें चेंज करते लोगों का ध्यान बांटने के बजाय सच्चे तरीके से शिक्षा और रोज़गार पर ध्यान देना चाहिए। और ये मंदिर और मठों पे एक एक आदमी आजीवन अपना कब्जा रखता है, उसके बाद उसकी संतानों को उसमें बैठने का मौका मिलता है, अदर किसी भी समाज के लोगों को उसमें बैठने का मौका क्यों नहीं? इस बारे में सरकार का या किसी न्यायपालिका का सोचना क्यों नहीं है? इन पर कब तक सरकार अपनी आंखें बंद रखेगी? तथा जो लोग इस देश में बाहुबली है उनके आगे सरकार नतमस्तक हो जाती है, उनको कोर्ट भी तुरंत उनकी सुनवाई करता है, जबकि गरीब आदमी, अशिक्षित आदमी सालों सालों तक भटकता रहता है, उसको कोई किसी तरह का न्याय नहीं मिलता, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं यही चाहूँगा सरकार से कि या न्यायालय से कि शिक्षा के क्षेत्र में असलियत रूप मूलभूत शिक्षा जो इतनी महंगी कर दी है,
गरीब अपने बच्चों को कॉपी किताब लेने जाता है तो फिर उस दिन का उसके घर में सब्जी दाल रोटी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, इतनी महंगाई हो गई है। तो सरकार या न्यायालय स्कूल कॉलेज की शिक्षा के ऊपर ध्यान दे तथा ये मंदिर और मस्जिदों में एक एक आदमी 50-50 60 साल तक बैठा हुआ है और वो अपना पूरा मठाधीश अपना आधिपत्य अपना कब्जा जमाए हुए है और अपना मनमानी तरीके से अपने काम करता, वहाँ न्यायालय का या सरकार का कोई ध्यान क्यों नहीं जाता है। बस इसी के इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपकी रेंजर टीवी ऑफ इंडिया को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। सर, जिस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जो टिप्पणी की गई थी आरक्षण पर, उसको देखते हुए एक हमारा सवाल है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जो आरक्षण पर टिप्पणी की गई है, क्या वो जो कि मंदिरों में जो मठों में बैठे हुए हैं जो एक ही समाज के लोग हैं, क्या अन्य समाज के लोगों को योग्यता नहीं है कि वो मठों में मठाधीश बन सकें या पुजारी बन सकें? तो और दूसरा, जिस प्रकार से जो पहलवान बेटियों के साथ में जो दुराचार किया था ब्रजभूषण शरण सिंह, आज खुला घूम रहा है भारत देश के अंदर, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को इन चीज़ों पर भी संज्ञान लेकर टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कोई आदेश देना चाहिए? ऐसी चीज़ों पर क्या कहना चाहेंगे? तो पहले तो मैं आरक्षण के बारे में बताना चाहता कि जो बाबा साहब ने धारा 341 के अंदर इसको बिल्कुल रिजर्व कर दिया गया कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, तो ये बात कहाँ से आ गई कि ये आरक्षण कोटे में भी कोटा दिया जाए या आरक्षण को राज्यों को दिया जाए? आरक्षण से तो मतलब ये होता है कि जब पहले हमारा समाज था नीचे के वर्ग का, उनको समानता लाने के लिए दिया गया था, लेकिन समानता तो आई नहीं। ऊपर से जो अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं बाबा साहब के द्वारा लिखे गए अनुसार, उनको भी हमसे छीना जा रहा है। अगर कहीं हम लोग आवाज़ भी उठाते हैं तो राजनीतिक दल वहाँ पहुँच जाते हैं और उनकी आवाज़ को दबा देते। जैसा अभी लखनऊ में हुआ था कि उसमें सड़क पर पानी भर गया था तो 10-15 लोग उसमें पकड़े गए, लेकिन नाम 2 आदमियों का उजागर हुआ, वो भी नाम नहीं कास्ट वाइज, एक को यादव बताया, दूसरे को मुसलमान बताया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 14-15 आदमी पकड़े गए हैं, केवल मुसलमान या यादवी थे या कुछ और भी आदमी हैं। अगर और जात के आदमी हैं तो उनकी जात का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? दूसरी बात ये आती है कि जब आरक्षण हमको कोटे में कोटा दे रहे हैं, तो जैसे बड़े बड़े मठाधीश हैं उन पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है और वहाँ कोई भी शूद्र कास्ट का, SC का कोई भी उसमें कोटा नहीं होता। तो जब समानता की बात आ रही है तो वहाँ आरक्षण क्यों नहीं दिया? और आरक्षण ख़त्म करने वाली बात जो आपने उठाई है कि राज्यों में कोटे के अंदर कोटा दिया जाए, तो ऐसा तो संविधान में कहीं लिखा ही नहीं। ये बाबा साहब ने केवल जाति को, समाज को ऊपर उठाने के लिए ये हमको आरक्षण मिला था। अब बात ये आती है कि इन सबके पीछे बात क्या है? सबसे पीछे वोट की राजनीति है। क्यों कि जब एक जाति को हम खुल करके अभी चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो उसमें भी खुल करके आया था, एक सांसद ने कहा कि मुसलमानों का मैं काम नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेंगे साहब? इलाका तो वही है, उसमें मुसलमान भी रहते हैं, यादव भी रहते हैं, जाटव भी रहते हैं, कोरी भी रहते हैं, कुमार भी रहते हैं। भाई सबने आपको चुना है तो सबकी आपको सुनने का अधिकार है। आप एक ही जाति को क्यों सुनेंगे? एक ही जाति का काम क्यों करेंगे? ये खुद के उसने कहा कि मैं मुसलमानों का काम नहीं करूँगा। तो ये ओछी राजनीति है ना, यहाँ पर समाज को डुबोने वाली है, न कि उत्थान करने वाली। अब उत्थान की बात ये आरक्षण के द्वारा बाबा साहब ने कहा था कि जो तबका नीचे का है वो बराबर आएगा तो कुछ अधिकार मिलेंगे, लेकिन वो आरक्षण तो मिल गया, लेकिन जो समानता ज़मीन है, आज
के ज़माने में भी अदर कास्ट के पास 100 बीघा 60 बीघा ज़मीन पड़ेगी, लेकिन जो छोटी जाति के उनके पास बड़ा मुश्किल से किसी के पास 1-2 बीघा ज़मीन होगी। वहाँ आरक्षण कहाँ गया? भाई समानताएं लानी है तो हम सबको बराबरी में पहले तो ज़मीन का हिस्सा मिलना चाहिए, और उसके बाद फिर जो पैसा है, टाटा बिरला बैठे हैं उनके पास इतना पैसा है कि उनको पता ही नहीं कितना है, तो उस पैसे को लेके समाज में क्यों नहीं बांटा जा रहा? अगर बांट देंगे तो समाज अपने आप उठेगा। अगर ऐसा क्यों नहीं? मतलब कहने का मतलब ये है कि जिनके पास अनाप शनाप पैसा है उनका मतलब सरकार अधिग्रहण करे, और जिन लोगों को मतलब अपने विकास के लिए जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है उन्हें लोन देकर या मतलब एक तरह से कर्जा, छोटा सा कर्जा देकर उनको आगे बढ़ाने की। जी बिल्कुल यही बात है। ठीक है, तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।